देखो ड्यूअल नेचर, देखो राइट प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, फोटोन की प्रॉपर्टीज लिखनी है। देखो बेटा फोटोन्स की प्रॉपर्टी, पॉइंट बनाते हो चलो। स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ फोटोन इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जो फोटोन की स्पीड है, फोटोन की स्पीड है वो 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फोटोन की जो स्पीड है वो है 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट लिखो बेटा, स्पीड ऑफ फोटोन इज 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन इज 0। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। नेक्स्ट लिखो, फोटोन इज चार्जलेस, चार्जलेस, therefore not deflected by electric field and magnetic field फोटोन चार्जलेस होता है तो उसको ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कुछ उखाड़ सकती है और ना मैग्नेटिक फील्ड उसका कुछ उखाड़ सकती। नेक्स्ट लिखो, एनर्जी ऑफ फोटोन, ईच फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी, ईच फोटोन इज एच न्यू। एच न्यू, एक फोटोन की एनर्जी, मेरे प्यारे बच्चों एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच बाय लैम्डा। फोटोन का मोमेंटम होता है एच बाय लैम्डा। फोटोन का मोमेंटम होता है एच बाय लैम्डा। फोटोन का मोमेंटम होता है एच बाय लैम्डा। स्पीड ऑफ फोटोन 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट मास फोटोन का 0 होगा बेटा। फोटोन चार्जलेस होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है और मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच बाय लैम्डा। डन है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और भी आप लिख सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ फोटोन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स की संख्या इंटेंसिटी ऑफ फोटोन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ फोटोन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोटोन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, फोटोन की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा। नंबर ऑफ फोटोन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। डन है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन्स बढ़ाने का मतलब आप नंबर ऑफ फोटोन्स की संख्या बढ़ा रहे हो। तो बेटा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकता है, आपसे सिंपल फोटोन्स की प्रॉपर्टी वगैरह पूछी जा सकती है, तो वो मैंने आपको बता दी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द फिनोमिना विच शो द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेटा आपको वो घटना बताओ जिससे हमें यह पता लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर क्वांटम, क्वांटम मतलब पार्टिकल, पार्टिकल मतलब फोटोन, किस फिनोमिना की वजह से हम ये प्रूव करने में साबित हुए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्वांटम है। ये फिनोमिना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब हम लाइट को गिरा रहे थे कैथोड पर, वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे, तो वहीं से हमें पता लगा कि लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल। पार्टिकल्स मींस फोटोन, फोटोन्स मींस क्वांटम। तो बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डन है बेटा? बताओ, अगर किसी को नहीं समझ में आया पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो किसी स्कूल में आया हो ये क्वेश्चन बताओ, आपके में आया? अच्छा, मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर मैं पहले बता देता तो इसकी कोई गारंटी थोड़ी है फिर ये पेपर में आएंगे। ये तो कई सालों का एक्सपीरियंस है मुझे। अब तो मुझे इतना तगड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है कि जेई मेंस के क्वेश्चन भी वही मिलते हैं जो मैं बोलता हूं, जेई मेंस और नीट। आईआईटी का कोई प्रेडिक्शन नहीं है पूरे इंडिया में, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईआईटी में कभी क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होता, सेम क्वेश्चन नहीं आता कभी, बाय चांस की बात है। हाँ, कॉन्सेप्ट्स तो आ जाते हैं पर सेम क्वेश्चन नहीं आता। पर जैसे बोर्ड, नीट, जेई मेंस, ये इजी पेपर है, इनमें वही क्वेश्चंस आ जाएंगे जो पहले आए हुए हैं, बुक्स में मिल भी जाएंगे आए हुए क्वेश्चन। चलो बेटा, अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन का फर्क देखो। मैंने आपको क्या कहा था, किसी को याद आ रही है मेरी बात? मैंने कहा 3 नंबर का सवाल आता, 3 नंबर में कई सारी बातें पूछते हैं। अरे बोले, जिन्हें मेरा दिल लुटिया लग पतला बलोरी होते। बहुत बढ़िया, थोड़ा नाम सही से ले दे करो, प्राउड फील होता है। देखो, डिफाइन वर्क फंक्शन फॉर अ गिवन मेटेलिक सरफेस। देखो बेटा, वर्क फंक्शन क्या होता है? किसी हर मेटल का ना एक वर्क फंक्शन होता है। बोलो क्या होता है? एक, जो ये डिसाइड करता है कम से कम कितनी एनर्जी पर उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन मैंने कहा हर मेटल का क्या होता है? एक वर्क फंक्शन होता है, कम से कम कितनी एनर्जी पर, कम से कम कितनी उस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन एस्केप हो जाएगा, उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। अरे बोल यार। तो लिखो फर्स्ट पार्ट, वर्क फंक्शन। बेटा इसको फाई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, डब्ल्यू से भी। वर्क फंक्शन, इसकी डेफिनेशन होगी द मिनिमम, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज डिफाइंड एज, वर्क फंक्शन of metal is defined as, work function of metal is defined as work function of metal is defined as minimum energy required, minimum energy of photon required to eject the most loosely bounded electron, most loosely bounded electron from metal surface. Work function of metal is defined as minimum energy of photon required to eject the most loosely electron from metal surface. कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट फोटोन की, जिससे जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस पर, उसको बाहर निकालने में जो कम से कम खर्चा होगा, डेट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। और बेटा ये वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो भी आप अच्छे से याद कीजिए, एच एफ नॉट, ठीक है, या एच सी बाई लैम्डा नॉट। एच एफ नोट या एच सी बाई लेमडा नोट। तो कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, कम से कम बेटा कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में किसी भी मेटल के लिए, उसी एनर्जी को हम क्या बोल देंगे? वर्क फंक्शन। थोड़ा बहुत और लिख दो बेटा, जैसे ऐसे लिखने में ना कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। जैसे आप लिख देना, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल, ये मेटल के नेचर पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मेटल,
इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, ये मेटल के नेचर पर डिपेंड करेगा बेटा। तो कम से कम कितनी एनर्जी हमें किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो चाहिए, दैट इज वर्क फंक्शन। मेरी कोशिश है कि मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूरे डुअल नेचर को रिवाइज करवा दूं, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल, हर एक टाइप का ग्राफ, हर एक टाइप की डेफिनेशन, हम इन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू पूरे चैप्टर को रिवाइज करें। देखो समय के साथ मैंने कहा था ना, बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिंपल रिवीजन और इस रिवीजन में यही फर्क है कि इस रिवीजन से आपको ये पता लग जाएगा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे आएगी, और सिंपल रिवीजन भी रिवीजन ही है, उससे रिवीजन तो हो जाएगा पर फिर कई बार ये नहीं पता लगता कि सवाल कैसे पूछा जाए। अब सेकंड पार्ट क्या है बेटा इसका, डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, कम से कम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए जस्ट बाहर। तो लिखो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, minimum frequency of photon required to eject the electron, minimum frequency of photon required to eject the electron from metal surface। कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। इसको बेटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। बिलो दिस फ्रीक्वेंसी, बिलो दिस फ्रीक्वेंसी no photoelectric emission take place, no photoelectric emission take place, no photoelectric emission take place। इस फ्रीक्वेंसी से नीचे no photoelectric emission take place, इस फ्रीक्वेंसी से नीचे मेरे प्यारे बच्चों किसी भी तरह का कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ठीक है बेटा, इस फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, बिलो दिस फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। ईमानदारी से बताओ सबको समझ आया? चलो भाई बहुत बढ़िया। थर्ड पार्ट बेटा, दो मेटल्स हैं, बोलो ए एंड, एक का वर्क फंक्शन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक का, विच मेटल हैज अ लोअर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखो बेटा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसकी कम होगी, पहले तो ये बताओ, अभी अभी मैंने बताया वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है एच एफ नोट, और एफ नोट को क्या लिख सकते हो सी बाय लेमडा नोट। अब बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है रेगुलर क्लास में जब आप पढ़ाई करते थे कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जैसे एच की वैल्यू और सी की वैल्यू तो हमें पहले से पता है, तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लेमडा नोट इन एंगस्ट्रॉम भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है, भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लेमडा नोट इन एंगस्ट्रॉम। अब बताओ बेटा आपको क्या बोला हुआ है, ए का वर्क फंक्शन बोलो कितना है, पहले ए की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालते हैं फॉर मेटल ए। चलो बेटा फॉर मेटल ए फाई नोट कितना दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लेमडा नोट इन एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, लेमडा नोट कितना आ गया बेटा 6200 एंगस्ट्रॉम। ये मेटल ए के लिए आ गया बेटा। ऐसे ही मेटल बी के लिए निकालें, अब मेटल बी के लिए निकालते हैं, मेटल बी के लिए, तो बेटा मेटल बी के लिए वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है 5,
12400 अपॉन लैम्डा नॉट इन एंगस्ट्रॉम, ये गया तो लैम्डा नॉट कितना आ गया बेटा, कितना 2244408 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा तुम बताओ किसका वर्क, किसकी वेवलेंथ ज्यादा, विच मेटल हैज लोअर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मेटल बी हैव लो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है बेटा, मेटल बी की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम है। इन चैप्टर्स के वन शॉट नहीं होंगे ना आपके पास, पहली 4 यूनिट के वन शॉट है। अभी तो बेटा जैसे टाइम मिल रहा है ना वैसा मैं करवा रहा हूँ, अपनी तरफ से जितनी हिम्मत मारी गई मैंने करवा दी आपको। कमियां तो देखो हमेशा ही निकलेगी इंसान में, उसका तो कोई इलाज है नहीं मेरे पास। मैं अभी भी, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही 3-4 दिन से, फिर भी मेरे को ये है कि चलो तुम्हारा कोर्स अच्छे से हो जाए, हर चैप्टर के मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे से करवा दूं। और इन क्वेश्चंस का मेरे को 100% इस बात का विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, 100% आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, कम भी नहीं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आपका। और जो बच्चे 90+ नहीं जा रहे थे वो अब चले जाएंगे। अब बस मेरा यही प्लान है कि जैसे ये सारे चैप्टर खत्म होते हैं तो हर चैप्टर से 2-2, 3-3 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ उठाऊं, उन पैराग्राफ को डिस्कस करूं आपके साथ, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। और 2-2, 3-3 पैराग्राफ भी उठा लिए ना 9 चैप्टर में तो 20-22 हो गए ना, 100% उन्हीं में से एक आ जाएगा। कोई आने तो 2 ही हैं, 1-2, अब 20-22 भी हम डिस्कस कर लेते हैं तो 100% उन्हीं में से 1-2 आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो हमें और कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं, और तुमसे ज्यादा मुझे पता है कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे कई साल हो गए ना। तुम अपने दिमाग से पता नहीं क्या करोगे क्या नहीं, तो उस तरह के उस पर भी मैं काम करूंगा, पर अभी मैं इन क्वेश्चंस पे काम कर रहा हूं। चलो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है बेटा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। डिफाइन द टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेटा देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल, सुनो बेटा, देखो एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड। कैथोड और एनोड, जैसे ये यहां कैथोड होती है, यहां एनोड होती है। लाइट ऐसे गिराते हैं, फोटॉन्स ऐसे गिराते हैं, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड की तरफ दौड़ते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है बेटा जिसके पास स्पीड सबसे ज्यादा होती है, जिसके पास काइनेटिक सबसे ज्यादा होती है जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलते हैं। श्वेता वो इलेक्ट्रॉन होता है, आप मुझे पता है इसमें डिस्कस, गूगल पे देख रहे हो कि ये इसमें रिसर्च कर रहे हो आप मोबाइल में, वो इलेक्ट्रॉन वो होता है जिसके पास काइनेटिक सबसे ज्यादा होती है, जिसको सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है बाहर निकलने के लिए। अब जिसको सबसे कम एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए बेटा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा। अब उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हम एनोड पर एक नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, नेगेटिव रिपल्शन होगा नेगेटिव में, तो वो नेगेटिव वोल्टेज जिसपे वो इलेक्ट्रॉन रुक जाए जिसके पास काइनेटिक है सबसे ज्यादा, तो उस नेगेटिव वोल्टेज को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। कितनों को समझ आया? चलो बोलो, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड एट एनोड, बोलो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब यहां नहीं पहुंचेगा तो बेटा करंट जीरो हो जाएगा। अरे बोल यार, नहीं आया तो लिखो, नेगेटिव वोल्टेज applied at anode at which photoelectric current become zero. Photoelectric current become zero. Photoelectric current become zero. Negative voltage applied at anode at which photoelectric current become zero. Negative voltage applied at anode at which photoelectric current become zero. Negative voltage applied at anode at which photoelectric current become zero.
जिस नेगेटिव वोल्टेज पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और बेटा ये पता किस चीज पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन्स। इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और एक फॉर्मूला और आप लिख लो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नोट। स्टॉपिंग पोटेंशियल के द्वारा किया गया वर्क इलेक्ट्रॉन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। एक ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल के द्वारा किया गया वर्क इलेक्ट्रॉन पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, जब भी जाकर वो इलेक्ट्रॉन को रोक पाएगा, जब भी जाकर वो इलेक्ट्रॉन को रोक पाएगा, जब भी जाकर वो इलेक्ट्रॉन को रोक पाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है। तो बेटा इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड एट एनोड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। आया समझ में सभी को? चलो बेटा देखो, अब इसका अगला पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट। आपको एक वेरिएशन दिया हुआ है, इस वेरिएशन को हम यहां बना लेते हैं। ये इसका बेटा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड पार्ट, वन और थ्री, टू और फोर, 1, 3, 2 और 4। यहां करंट है बेटा, यहां वोल्टेज है। ठीक है, डन। ये ग्राफ है। चलो भाई पढ़े क्वेश्चन। चलो, गिवन ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज फॉर टू डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स एंड फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। देखो बेटा, दो तो अलग अलग फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स हैं, दो तो अलग अलग, जैसे ए और बी, और साथ में दो अलग अलग लाइट की इंटेंसिटी भी है। लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग होने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स अलग अलग आ रहे हैं। समझ में आया? और दो मटेरियल्स अलग होने का मतलब क्या है कि दोनों के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी, दोनों के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी, मटेरियल्स अलग होने का मतलब। ठीक है, चलिए, तो टू डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स, दोनों के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी, दोनों का वर्क फंक्शन अलग होगा, और दो अलग अलग इंटेंसिटीज का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स अलग अलग आ रहे हैं। एक में 100 आ रहे हैं तो एक में 200 आ रहे हैं। डन। आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कर्व दैट कोरस्पॉन्ड टू टू डिफरेंट मटेरियल्स बट सेम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। हमें यह बताना है बेटा, इनमें से कौन से ऐसे दो, मतलब हमें पेयर एनालाइज करना है, हमें एक पेयर एनालाइज करना है जिस पेयर की इंटेंसिटी तो सेम और मटेरियल्स अलग अलग हो। बेटा देखो, 1 और 3, अगर आप 1 और 3 देखोगे बेटा, तो 1 और 3 बेटा, 1 और 3 की स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। अरे बोल यार, नहीं आया? देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है यहां पर वो नेगेटिव वोल्टेज होती है जिस पर बेटा करंट जीरो हो जाता है, इस तरफ वो नेगेटिव वोल्टेज होती है जिस पर करंट जीरो हो जाता है। तो अगर आप 1 और 3 को देखोगे तो 3 और 1, इन दोनों की स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, पर इनकी इंटेंसिटी क्या है बेटा? सेम, क्योंकि सैचुरेटेड करंट सेम है। तो आप ऐसे लिखो, 1 and 3 हैव सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, अलग अलग मटेरियल्स हैं बेटा। आया समझ में? और सेम बेटा
सेकंड और फोर्थ के साथ भी यही कहानी है, हैव सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है बेटा, रंगोली की तरफ जाओ ना, वहां पर हमारी नई बिल्डिंग जो हमने ली है, वहां बैनर वगैरह लग गया, किसी को पता है? तो उधर रंगोली की तरफ जाओ तो आउट रोड पे, हाँ बैनर वगैरह लग गया कंसेप्चुअल स्कूल का। और कोशिश करो भाई, मैंने तो देखो ये बोला कि 8th 9th 10th में हमने एच.सी. वर्मा बुक लगवाई है यहाँ पर साइंस में। हमारे स्कूल में जो पढ़ाई होगी वो दी बेस्ट होगी और फीस भी कम। पर वही बात, अभी ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा, टाइम लगेगा। और रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं, 20 रजिस्ट्रेशन तो हो चुके हैं। तो भाई अगर आपको लगता है भाई 3-4 हज़ार रुपये आप महीने की फीस दोगे किसी स्कूल में, उससे बेस्ट पढ़ाई लेना चाहते हो और कम फीस, सारा मामला सोल्व। देखो ट्यूशन तुम खुशी खुशी क्यों आ रहे हो? ट्यूशन तुम खुशी खुशी इसलिए आ रहे हो क्योंकि तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। टीचर मैटर ही नहीं। अब तुमने आके कभी मुझसे पूछा कि मेरी क्या डिग्री है, मैं IITN हूं। अब निशांत IITN है तो इससे क्या हो गया? मेन तो तुम निशांत के पास इसलिए आ रहे हो ना, निशांत को समझाना सही आता है। टीचर का काम यही है, बस वो दिमाग में जल्दी फिट कर दे। इसलिए तो ये कोचिंग चल रही है इंडिया में इतने बड़े लेवल पर। स्कूल में काम कर नहीं पाते टीचर। अब वो स्कूल 5 घंटे का बोझ हो गया, अब 5-6 घंटे का वो स्कूल बोझ हो गया। फिर ऐसा कोई बच्चा या पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा अगर मैंने इसकी ट्यूशन या कोचिंग नहीं करवाई, तो फिर शाम को ट्यूशन पे चल। फिर जब वो घर पहुंचा तो उसको फिर ये कंफ्यूजन रहता है, स्कूल का काम करूं या ट्यूशन का काम करूं। तो ये सच्चाई है, पढ़ाई एक बोझ बन चुकी है, और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से। अब ये पढ़ाई कैसे बोझ ना बने, मेरे को अगर कोई एजुकेशन सिस्टम में बिठाए तो मैं ऐसा कर सकता हूं। भाई आप CBSE में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाओ। डायरेक्ट क्या करवाओ भाई? रजिस्ट्रेशन। दिल्ली डायरेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दो भाई। मेरा 3,000 रुपये में मेरा 9th क्लास में नाम लिखा गया, अपने डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद कहीं जाके पढ़ो, खत्म पढ़ाई बोझ, अटेंडेंस का लफड़ा ही खत्म। अब तुम्हारी मर्जी, कहीं जाके पढ़ो। उसके बाद एग्जाम्स लेने हैं CBSE को, फाइनल जब लेने होंगे तो वो कह देगा भाई ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे ना, जिन्होंने ये रजिस्ट्रेशन करा था, ये फलाने फलाने स्कूल में पहुंच जाएं और रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा 5,000 फीस और दो, वहां पे आपके पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे, फलाने स्कूल में तुम्हारा सेंटर बना दे। अब वो एग्जाम तुम्हें पास करने हैं बस। अब वो पास तुम यहाँ रह के करो, किसी स्कूल में जाके करो, किसी स्कूल में फीस पे करके करो, या किसी कोचिंग में जाके करो, फिर रूल तो यही है। इससे क्या पढ़ाई बोझ तो नहीं हुई? अब बच्चा क्या करेगा? वहां रजिस्ट्रेशन करा के वहीं जाएगा जहां उसको समझ में आएगा। एक दिन उस स्कूल में बैठेगा, एक दिन उसमें, एक दिन उसमें, एक दिन हमारे पास भी बैठने आएगा। जहां उसको सही लगेगा वहां वो पढ़ेगा, फाइनल उसका रोल नंबर आ जाएगा। ये भी एक रूल है, बन सकता है ये रूल। और ऐसा क्यों नहीं बन सकता? कुछ भी हो सकता है भाई देश में। एक वो इंग्लिश की बुक नहीं होती थी हमारी छोटे क्लासेस में, उसमें एक चैप्टर था 2050 में हर बच्चे के घर में ही स्कूल होगा, ऑनलाइन, है ना? वो सच बात थी। ये पता क्या, इनको ये जो कवि होते हैं ना, ये बड़े पहले इनके जो वचन होते हैं, इनकी जो कविताएं जो भी होती है, इनका जो लेखन होता है वो बिल्कुल सच होता है, और होता है वो आने वाले टाइम में। हाँ 10th में होगा। चलो चलो बेटा, थर्ड का थर्ड पार्ट, ड्रॉ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद अप्लाइड वोल्टेज फॉर 3 आइडेंटिकल रेडिएशन। देखो 3 आइडेंटिकल रेडिएशन का मतलब पता क्या है? तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। आइडेंटिकल रेडिएशन ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी सेम होने से ना, दिमाग में फिट कर लो, फ्रीक्वेंसी सेम होने से तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। बोलो, फ्रीक्वेंसी सेम होने से और इंटेंसिटी सेम होने से करंट सेम होगा। अब इंटेंसिटी अलग अलग है तो हमें ग्राफ बनाना है, तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रखेंगे? सेम। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज
एनोड वोल्टेज, और यहां होता है कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, इंटेंसिटी तो हमने अलग अलग दिखा दी बेटा। जैसे मान लो I1 इंटेंसिटी, I2 इंटेंसिटी, I3, तो इंटेंसिटी I1 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी I2 इट इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी I3। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम कर दो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम कर दो। ठीक है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम कर दिया और इंटेंसिटी अलग अलग कर दी। जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा बेटा उसमें करंट भी सबसे ज्यादा। कितनों को सही समझ आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, ये जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके तीनों पार्ट समझ आए? चलो पहला पार्ट बताओ, पहले पार्ट में क्या पूछा हुआ था? दूसरे में आपको ये ज्ञान हो गया बेटा कौन किस पे डिपेंड है। जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल तो डिपेंड है फ्रीक्वेंसी पे, और करंट किस पे डिपेंड है? इंटेंसिटी पे। तो जैसे फर्स्ट और थर्ड में करंट सेम होगा तो इंटेंसिटी सेम होगी, पर मटेरियल्स अलग अलग या फ्रीक्वेंसी अलग अलग। अरे बोल यार, नहीं आया? और ये किस पे डिपेंड करती है स्टॉपिंग पोटेंशियल? फ्रीक्वेंसी। इसको दिमाग में फिट कर लो अच्छे से। चलो भाई, बहुत बढ़िया। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो बेटा, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लिखो। स्टेट क्लियरली हाउ दिस इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड यूजिंग द फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट, किसी भी मेटल पर जब हम लाइट गिराते हैं बेटा, लाइट, तो उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी के कोरेस्पॉन्ड जो फोटोन के पास एनर्जी होती है, उस फोटोन की जो एनर्जी होती है उसमें से कुछ पार्ट तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो जाता है, और जो बची हुई एनर्जी है वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे बेटा बोर्ड पर देखो एक बार, मान लो एक फोटोन के पास एनर्जी 10 है, बोलो कितनी है? 10। बोलो कितनी? 10। इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए, बोलो इलेक्ट्रॉन को 6 चाहिए। कितनी चाहिए? 6। तो 10 को वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब करके 6 तो बाहर निकलने में खर्च होगी, बची हुई 4, बची हुई वो उसकी काइनेटिक में चली गई। किस में चली गई? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी जो फोटोन एनर्जी लेके आया, कुछ तो उसका पार्ट खर्च हो गया उसको बाहर निकालने में। अरे बोल यार, चलो लिखो, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन यूज्ड इन 2 ways. Some part of energy is used to eject the electron from metal surface. Some part of energy is used to eject the electron from metal surface, which is equal to work function. कुछ पार्ट तो बेटा, जो फोटोन की एनर्जी का कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च होगा, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन बेटा, दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। सेकंड लिखो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, remaining part of energy is imparting the kinetic energy to the
ejected electron remaining part of energy is imparting the kinetic energy to the ejected electron। बेटा कुछ देखो जो एनर्जी लेके आया फोटोन एच न्यू लेके आया, कुछ तो वर्क फंक्शन और बची हुई बेटा किसमें, काइनेटिक एनर्जी। और एच सी बाई लैम्डा बेटा, एच सी बाई लैम्डा नोट एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डन है। तो कुछ एनर्जी तो उसको बाहर निकालने में खर्च होगी और बची उसकी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आया सभी को। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, राइट 3 साइलेंट फ्यूचर ऑब्जर्व्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 3 साइलेंट फ्यूचर मतलब इसमें आप कौन कौन से फ्यूचर इसमें आप समझ पा रहे हो इस इक्वेशन के बेस पर। चलो बेटा बोर्ड पर देखना, देखो सारे, देखो एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, और बेटा वर्क फंक्शन किसके इक्वल होगा, एच न्यू नॉट। एंड एच कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है बेटा, इसी इक्वेशन को फाई नॉट को इधर ले आओ, फाई नॉट की वैल्यू रख दो, एच कॉमन ले लो। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा, इधर देखो, किसी भी मेटल के लिए बोलो, किसी भी, सपोज करो बेटा मेटल है दिव्यम, मेटल कौन है, तो दिव्यम के लिए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी, 50 है तो 50 ही रहेगी। अब 50 के बाद अगर तुम फोटोन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू कर दोगे तो ये बढ़ने से ये भी बढ़ेगा बेटा। तो पहला फ्यूचर तो हमें इस इक्वेशन के बेस पर ये समझ में आता है कि अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज। अरे बोल यार, दिव्य में इसके लिए तो 50 फिक्स, अब फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ तो मैक्सिमम काइनेटिक बढ़ती जाएगी। तो लिखो पहला फ्यूचर, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, above threshold frequency, above threshold frequency maximum kinetic energy, maximum kinetic energy, maximum kinetic energy of, maximum kinetic energy of above threshold frequency maximum kinetic energy of electron is directly proportional to the frequency of light, frequency of light is directly proportional to the frequency of light। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो मेरे प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये आजकल बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं क्या, ऑनलाइन क्या प्री बोर्ड, कितने स्कूलों में प्री बोर्ड चल रहे हैं, अच्छा सभी में, सही है यार। तो ये परेशान कर रहे हैं तुम्हें, इसमें तो फेल होना होता है, सही चल रहा है, देखो इसमें तो फेल ही होते हैं बेटा, मन सा भी नहीं करता, एक दिन की छुट्टी है क्या मन किया, छोड़ दिया। देखो बेटा, अच्छा ये बताओ, ओए बस बेटा ये बताओ, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव। अगर ये इससे कम हो जाए तो नेगेटिव आएगी। क्या नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी कभी पॉसिबल है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने वाला, वो इस इक्वेशन से पता चल रहा है। बोल यार, गौ माता की लक पतला बलोरी होते, नैन मिस्टर नैन, ठीक है, मिस्टर बीन मत कह दियो है। बीन भी जबरदस्त आदमी है ना भाई साहब, कहीं भी कुछ भी कर देता है वो। रियल लाइफ में तो नहीं है खैर ऐसे लोग,
रियल लाइफ में तो अर्पित ही कर सकता है ऐसा, है ना? कर सकता है ऐसा, किसी गाड़ी में बैठ रहा है, किसी के हाथ से स्कूटी खोस के पिट भी रहा है। बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। चलो बेटा लास्ट पॉइंट, इसको डायरेक्ट लिख लो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the directly proportional to the photoelectric current is directly proportional to the intensity of light, intensity of light। तो ये तीन फीचर हो गए जो हमने एक्सप्लेन कर दिया। ये थोड़ा रटने का पॉइंट है, इसका कोई लॉजिक नहीं है इक्वेशन से, ये रट लो, करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बताओ समझ आया? फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आया? चलो बेटा फिफ्थ पे चलते हैं। देखो बेटा फिफ्थ, चलो चलो पढ़ो। On the basis of graph shown in the figure, answer the following question। चलो पहले ग्राफ बना लो एक बार फिर से। फ्रीक्वेंसी P Q 0.1 1.0, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और यहां पे 10 की पावर 15 पर सेकेंड। डन है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, और एक दूसरा ग्राफ भी बना दे। मतलब ये शायद से किसी और का ग्राफ उसमें बना दिया, ये ग्राफ तो वहां ही नहीं, यही ग्राफ है दूसरे वाला ना, गड़बड़ गड़बड़ होगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज। अच्छा एक बार बोर्ड में ना ये भी पूछ लिया था, इस एक्सिस पर क्या होता है, एनोड वोल्टेज या कलेक्टर प्लेट वोल्टेज? हाँ एनोड भी लिख सकते हो। ये काट लो। पता नहीं कहां गया ये ग्राफ। चलो फ्रीक्वेंसी ν1 ν2 ν3, ये ν2, यहां है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। चलो पढ़ो भाई। विच फिजिकल पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट फॉर 3 कर्व्स, इन 3 कर्व के लिए कौन सा फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट है बताओ? क्योंकि सैचुरेशन करंट सेम है, इट मींस इंटेंसिटी क्या है, सेम। कितना को समझ आया? वेरी गुड। तो फर्स्ट का ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट इंटेंसिटी डन। Which is the highest frequency among ν1 ν2 ν3? हाँ बेटा तुम बताओ, कट ऑफ वोल्टेज सबसे ज्यादा कहां लग रही है? यहां सबसे ज्यादा देखो यहां लग रही है। जहां कट ऑफ वोल्टेज सबसे ज्यादा लगेगी वहां पर इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, मतलब जहां कट ऑफ वोल्टेज ज्यादा, जहां कट ऑफ वोल्टेज, तो सिंपल सी बात है वहां पर इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अरे बोल यार, जो फ्रीक्वेंसी फोटोन लेके आ रहा है, नहीं आया? तो जहां कट ऑफ वोल्टेज ज्यादा
वहां फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा। तो ν1 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν3। चलो बेटा बताओ, ये क्वेश्चन समझ आया? तो इसमें इंटेंसिटी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उधर, फिर इधर, फिर इधर। जिसकी कट ऑफ वोल्टेज ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। चलो, ultraviolet radiation for different frequency ν1 and ν2 are incident on two photosensitive materials having work function phi1 and phi2 respectively. The kinetic energy of emitted electron is same in both the cases. Which of the two radiation ठीक है, देखो बेटा, कह रहे हैं दो अलग अलग फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स हैं। डन। टू फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स हैविंग वर्क फंक्शन phi1, इसका वर्क फंक्शन phi1 है और इसका वर्क फंक्शन है phi2। डन। एक का phi1 और एक का phi2। इसका वर्क फंक्शन phi1 है, इसका वर्क फंक्शन phi2 है। अरे बोल यार, इसका वर्क फंक्शन बोलो phi, उसका phi2। डन है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ν1 एंड ν2 आर इंसिडेंट ऑन टू फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स हैविंग वर्क फंक्शन phi1 एंड phi2। और phi1 आपको phi2 से ज्यादा दिया हुआ है। और दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, टू फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स हैविंग वर्क फंक्शन phi1 रिस्पेक्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज सेम इन बोथ द केसेस। मतलब यहां जो फ्रीक्वेंसी एमिट करी बेटा वो कितनी करी, ν1, और यहां फ्रीक्वेंसी जो एमिट करी वो कितनी करी, ν2। पर जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला दोनों ही केसेस में, तो बेटा वो सेम काइनेटिक से बाहर निकला। ऐसा बोला हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज सेम इन बोथ द केसेस। विच ऑफ द टू रेडिएशन विल बी ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? पहले ये बताओ, तुम्हें स्टेटमेंट कुछ समझ आई? जिसको नहीं समझ में आई पहले स्टेटमेंट समझो। बोलो कितने मेटल सरफेस हैं? दोनों के वर्क फंक्शन अलग अलग। वर्क फंक्शन पता है भी हुआ, phi1 इज ग्रेटर देन। इस पर कितनी फ्रीक्वेंसी गिराई? इस पर। ये कह रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इलेक्ट्रॉन बाहर, दोनों ही केसेस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम। तो बताओ कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? पहले तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बेटा, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है बेटा। अब बेटा एक बात बताओ, हमें तो इसका डिफरेंस सेम रखना है दोनों केसेस में। ठीक है, हमें तो इसका डिफरेंस सेम रखना है। मतलब एच न्यू1 माइनस phi1, एच न्यू2 माइनस phi2। बोलो ये बराबर होना भाई। अगर हम फ्रीक्वेंसी ν1 वर्क फंक्शन phi1, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक आएगी, फ्रीक्वेंसी ν2 वर्क फंक्शन phi2, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी वो तो बराबर है। अरे बोल यार। अब लगाओ दिमाग, क्या आ रहा है तुम्हारे दिमाग में बताओ? इसको उधर ले जाए, h कॉमन ले ले, ν1 माइनस ν2। इसको उधर ले आए, phi1 माइनस phi2। इसको इधर लिया, उसको उधर ले जाओ। अब बताओ कौन ज्यादा, phi1 phi2 से? तो ν1 ν2 से। सिंपल सी बात है। अगर इनका डिफरेंस पॉजिटिव तो इनका डिफरेंस भी पॉजिटिव होना नहीं आया। कितनों को आ गया? वेरी गुड। किस स्कूल में आया क्वेश्चन? पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो टिपिकल क्वेश्चन है, बच्चे गलत कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अरे समझ आया? अगर वर्क फंक्शन ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर phi1 phi2 से ज्यादा, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी ν1 ν2 से ज्यादा। डन। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ।
Find the frequency of light which eject electron from a metal surface fully stopped by a retarding potential of 3.3 volt. If photoelectric emission begins in this metal at a frequency of 8 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर दिस मेटल। देखो बेटा, अपने को ये बताना है कि हमें लाइट की कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। बोलो, लाइट की कितनी फ्रीक्वेंसी, ताकि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए, इलेक्ट्रॉन को। और जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वहां के लिए रिटार्डिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 3.3 वोल्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बिगिन इन दिस मेटल, ये आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। पहले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो बेटा एक काम करो, फर्स्ट पार्ट वर्क फंक्शन H इंटू एफ नॉट। H कितना बेटा, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। एफ नॉट 8 इंटू 10 की पावर 14। ये आ गया बेटा वर्क फंक्शन 10 की पावर माइनस 20, 40, 48, 4, 48, 48, 50, 5, 3। देखिए आ गया, यही आया ना, है ना। अब ये किस में आया बेटा, जूल में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड, और नीचे वाला पुट कर देते हैं। ठीक है, तो लगभग ये कितना हो जाएगा, 5.3 को 1.6 से डिवाइड करो, 5.3 लिख लिया, और ये पूरा चला जाएगा। 5.3 लिखोगे 10 की पावर माइनस 19 चला जाएगा, कितना आ जाएगा लगभग, ये देखो 3.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन आ गया बेटा। ठीक है, वर्क फंक्शन आ गया। पर हमें तो क्या निकालना है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो, ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहां से एनर्जी तो आई जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आएगी, वर्क फंक्शन कितना 3.31, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 3.3। 3.3 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3.3 है, ई से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये आ गया, ये आ गई ना एनर्जी। अब ये एनर्जी किसके इक्वल है बेटा, एच न्यू। 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू फ्रीक्वेंसी 6.61 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। देखो क्या आएगा, (1.6 इंटू माइनस 34 इधर आके कितना हो गया 15, ये आ गया। देखना एक बार, लगभग अप्रोक्सीमेट ये आ गया। देखो अप्रोक्सीमेट ये आ गया
6.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करोगे, इससे मल्टीप्लाई ये आ गया। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया हुआ था 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कैसे निकालते हैं, एच एफ नोट, वहां से वर्क फंक्शन आ गया, इन दोनों को जोड़ोगे एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई, और एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं पूछी हुई है आपसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पूछी हुई है, तो एच न्यू और फिर बेटा न्यू आ गया। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो बता दो। आया समझ में? तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। चलो इसका सेकंड पार्ट बताओ। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय अ लेजर, द पावर एमिटेड इज इतनी, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन इन द लाइट बीम। एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी तो बहुत आसान है, एच न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी ये है और एक फोटोन की एनर्जी पूछी है तो एच न्यू। चलो निकालो एक फोटोन की एनर्जी, एच न्यू। एच कितना बेटा, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा, फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 की पावर 14, 6 इंटू 10 की पावर 14। डन है। कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 34 और माइनस 14 कितना हो गया, माइनस 20, 39.756 जूल। ये आ गया बेटा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन तो ये आ गई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या पूछा हुआ बेटा, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड ऑन एन एवरेज बाय द सोर्स। देखो बेटा, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक सेकंड में कितने फोटोन्स एमिट करेगा, तो पावर अपॉन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। पावर अपॉन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स अगर आपको पता नहीं ना उस बल्ब से कितने निकलेंगे, तो टोटल पावर को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो, तो पावर कितनी है बेटा बताओ, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है ना बेटा। और मुझे बताओ कि एक फोटोन की एनर्जी तो हम निकाल चुके हैं ऊपर, कितनी, क्यों, एक फोटोन की एनर्जी तो ये है, क्यों, तो एक फोटोन की एनर्जी ये है, तो कितना आ गया बेटा, इसको 200 लिख लें, लगभग 200। जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 23 और सॉरी प्लस 23, अरे यार क्या बोल रहा हूं, प्लस 20, 17, 17 और 15, और ये लगभग 40 के आसपास, तो 5 पे जाएगा, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली लिख दें आंसर। कितना लिखें अप्रोक्सीमेटली, ये आ गया, देखो अप्रोक्सीमेशन ये आ गया। आया समझ में? तो पावर अपॉन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। चलो बेटा सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ पढ़ो। Sketch the graph showing the variation of stopping potential with frequency of incident radiation for two photosensitive materials A and B have threshold frequency. देखो बेटा फर्स्ट पार्ट, पहले बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल होती है बेटा, एच न्यू
वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख दूं। अब आपको किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो यहां से क्या आएगा, वर्क फंक्शन को इधर ले आए, वर्क फंक्शन इधर आ गया एच न्यू माइनस फाई नोट। फाई नोट कितना होगा? एच न्यू नोट ई वी नोट, और वी नोट हो गया एच बाई ई न्यू माइनस न्यू नोट। एच बाई ई न्यू माइनस न्यू नोट, एच बाई ई न्यू माइनस न्यू नोट, या फिर ऐसे लिख दो, ठीक है, डन है। कितनों को समझ आ गया? हाथ खड़े करो, वेरी गुड। अब ये बताओ बेटा, किसी भी मेटल सरफेस के लिए ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। अब इस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का इस फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाना है। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को बेटा x मान लूं, इस न्यू को x मान लूं, तो h बाई ई तो हो गया स्लोप, और ये एक पूरा कांस्टेंट है एक मेटल के लिए c, और इसको y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो ये बताओ v नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू की पावर 1, तो ग्राफ कैसा आएगा? स्टेट। अब सुनो ध्यान से, बोर्ड पर देखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ बनाते हैं। ये बताओ, अगर ये न्यू इस न्यू नोट के बराबर हो जाए, अगर ये न्यू इस न्यू नोट के बराबर हो जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो नहीं आ जाएगा? तो अगर न्यू न्यू नोट के बराबर हो जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। तो न्यू न्यू नोट के बराबर कहीं यहां से होगा, यहां से जीरो से लेकर कहीं यहां जाके न्यू नोट हो गया, तो न्यू नोट पर इस पॉइंट पर बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो। अब न्यू की पावर 1 है तो ग्राफ कैसा हो गया? स्ट्रेट लाइन। डन है। पर सुनो, यहां पर आपको क्या कहा हुआ है? दो फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए ग्राफ बनाना है, ए और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? ए की। तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हमें पता है यहां पर जो कट होता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का होता है, अभी बताया ना, न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखोगे? तो दो ग्राफ बना दो, ये तो हो गया मेटल ए के लिए, मेटल बी के लिए। मेटल ए के लिए आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखो, और मेटल बी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप क्या रखो? कम। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों ये मैंने थोड़ी ज्यादा रखी है? गिवन है न्यू ए इज ग्रेटर देन न्यू बी, हैव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू ए इज ग्रेटर देन न्यू बी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मुझे ए की बी से ज्यादा रखनी है बेटा। डन है? अरे बोले, और पीछे लाओगे तो ग्राफ कहीं यहां, माइनस फाई नोट बाई ई, फाई नोट बी बाई ई। ये ग्राफ आया। ठीक है बेटा, चलो अब क्या पूछ रखा है? इन विच केस इज द स्टॉपिंग
पोटेंशियल मोर एंड वाई, किस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा? अब ये बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल आया किसके इक्वल, देखो एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाय ई, ठीक है। अब तुम बताओ एक बार बोर्ड पर देख के, भाई एक बात बताओ, मान लो कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, मान लो फिक्स कर दें, हम इसको फिक्स कर देते हैं। अगर हम इसको फिक्स कर दें तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। अरे बोल यार, भाई जिसका वर्क फंक्शन कम होगा तो उसको निकालने में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कम खर्च होगी, तो बची हुई किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक। और जितनी ज्यादा काइनेटिक होगी उसको रोकने में स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा। तो बताओ जिसका वर्क फंक्शन, या ऐसे बोलो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। नहीं आया? कितने को आ गया? भाई डिफरेंस है ना, ये माइनस है, ये जितना कम होगा ये उतना ज्यादा होगा। तो लिखो मेटल बी हैव लेस थ्रेशोल्ड frequency, metal B have less threshold frequency, metal B have less threshold frequency, metal B have less threshold frequency and greater stopping potential. ग्रेटर स्टॉपिंग पोटेंशियल, मेटल बी है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, चलो। डज द स्लोप ऑफ ग्राफ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड? नहीं, स्लोप इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि स्लोप क्या होगा बेटा? m, और m क्या? न्यू का कोफिशिएंट h बाय e, h बाई ई मेटल ए और मेटल बी के लिए क्या रहेगा? सेम। तो बी पार्ट का आंसर लिख लो, स्लोप h बाई ई विच इज सेम फॉर बोथ, विच इज सेम फॉर बोथ ए एंड बी। स्लोप दोनों के लिए सेम रहेगा, स्लोप दोनों के लिए सेम रहेगा। स्लोप इज इक्वल टू h बाई ई विच इज सेम फॉर बोथ ए एंड बी। ठीक है बेटा, बताओ अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो। ठीक है, तो ग्राफ बना दिया, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी वहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक ज्यादा होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? ज्यादा। चलो बेटा, सेवंथ का सेकंड पार्ट, डिफाइन द टर्म वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। ये हम डिफाइन कर चुके हैं वर्क फंक्शन। ठीक है बेटा, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज एफ नॉट when the light of frequency 2f naught is incident on the metal plate, the maximum velocity of electron is v1. When the frequency of incident radiation is increased to 5f naught, the maximum velocity of electron emitted is v2. Find ratio of v1 to v2. चलो एक बार मेरे साथ स्टेटमेंट पढ़ो सारे, बोलो the threshold frequency, बोलो of a metal is f naught is। अब आप मेटल चेंज नहीं करोगे तो थ्रेशोल्ड चेंज होने वाली फिक्स है, डन है। अब हमने पहले तो उस पर लाइट गिराई जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, और उसके कोरेस्पॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो उसके पास जो स्पीड थी वो कितनी है? v1। फिर हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, अब कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई? 5f0। अब जो इलेक्ट्रॉन आया उसके पास मैक्सिमम स्पीड कितनी है? v2। तो बताइए v1 टू v2 का रेशो। पहले तो मेरी बात समझ आई? चलो पहले तो इक्वेशन लगाते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल होता है? वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी।
तो बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आई, लिखो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखो, अब इसको क्या लिख सकते हो बेटा, हाफ एम वी स्क्वेयर एच न्यू और वर्क फंक्शन होगा एच न्यू नोट। अब ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए इनका रेशो लिखते हैं। देखो, जब स्पीड v1 थी तो आपने जो फ्रीक्वेंसी फोटोन की रखी वो ये रखी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है। जब स्पीड v1 है, देखो v1, तो आपकी फ्रीक्वेंसी 2f नोट है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f नोट है। अब भाई साहब जब स्पीड हुई v2 तो आपने फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी, 5f नोट, वर्क फंक्शन तो वही रहेगा। ठीक है, अब बताओ सारे, इसमें से ये गया बेटा कितना आ गया, एच एफ नोट, ये कितना आ गया 4h एफ नोट, ये गया v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर, h से h गया, इससे ये गया, तो v1 बाई v2 कितना आ गया बेटा 1/2, स्क्वायर रूट लो। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो पेपर में आ सकता है, पूरे चांसेस हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चले आगे, चलो बेटा देखो, देखो बेटा, वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कैसे किया गया, लाइट का कौन सा नेचर मानकर, पार्टिकल, फोटोन नेचर मानकर। कह रहे हैं वेव नेचर क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये कि वेव थ्योरी ये कहती है कि अगर हम लाइट का एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इंटेंसिटी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ती है तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जो कि पूरी तरह से गलत है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो इस बात पर डिपेंड करती है पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि फ्रीक्वेंसी फोटोन कितनी लेके आया। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ना कि एम्पलीट्यूड के बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ेगी और इंटेंसिटी के बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी तो मैक्सिमम काइनेटिक बढ़ेगी। अरे बोल यार, दो बार बोलो, बोलो वेव थ्योरी, बोलो बोलो वेव, वेव कहती है एम्पलीट्यूड बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ, इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक। पर ये बात गलत है, ये बात मैक्सिमम काइनेटिक तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। बोल यार, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बोल यार, नहीं आया, कितनों को आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पहला पॉइंट यही लिखा है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एनर्जी कैरिड बाय लाइट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, बट एक्चुअली इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी।
आगे बोलती है वेव थ्योरी किसी भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, किसी पे भी, कम भी हो तो भी बाहर आ जाएगा, पर इट विल टेक सम टाइम। पर ऐसा कुछ भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे बाहर आता। अगली बात यह है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल फ्रॉम मेटल सरफेस ऑन ऑल फ्रीक्वेंसी, बट दिस वाज रॉन्ग बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस। और वेव थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा इट विल टेक सम टाइम, बट फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी कहती है एकदम से बाहर आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को ही एब्जॉर्व करता है और एक फोटोन को एब्जॉर्व करने में कितनी देर रहेगा, थोड़ी सी देर, और एकदम बाहर आएगा। तो ये डिले टाइम के लिए बोलती है। अरे बोल यार, नहीं आया, कितनों को आ गया? चलो पहले पॉइंट बोलो। वेव क्या कहती है? इंटेंसिटी बढ़ने से क्या बढ़ेगी? एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक बढ़ेगी, पर ऐसा होता मैक्सिमम काइनेटिक तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। बोल यार, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा? बाहर। पर ये बात तो असली बात क्या, थ्रेशोल्ड से ऊपर बाहर आएगा। बोल यार, और ये डिले टाइम होगा, तो डिले टाइम तो होता ही नहीं। कितनों को सही समझ आया? वेरी गुड, लिख दोगे पेपर में। तो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। चलो बेटा 9th पे चलते हैं। Two lines A and B in the plot figure show the variation of de Broglie wavelength lambda versus 1 by root V, where V is the accelerating potential difference for two particles carrying the same charge. Which one of the two represent a particle of smaller mass? चलिए बेटा, एक ग्राफ दिया हुआ है, 1 by root V और लैम्डा के बीच में, 1 बाय रूट वी और लैम्डा के बीच में ए और बी, M1 और M2, M1 और M2। देखो क्वेश्चन पढ़ो। टू लाइन्स ए एंड बी इन द प्लॉट शोन द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा वर्सेस 1 बाय रूट वी। चार्ज सेम है, 1 बाय रूट वी के साथ ग्राफ है। विच ऑफ द टू रिप्रेजेंट अ पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास। चलो देखो बेटा, देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लैम्डा क्या होता है बेटा? h बाय एम वी। एम वी होता है बेटा मोमेंटम, और मोमेंटम होता है बेटा रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और बेटा काइनेटिक एनर्जी होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। h बाई एम वी, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर इसको ऐसे लिख लो तो कोई बुराई थोड़ी है? ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है। देखो बोलो, ऐसे लिखने में कोई बुराई? अब तुम बताओ बेटा, y एक्सिस पर कौन है? लैम्डा। x एक्सिस पर कौन है? 1 बाय रूट वी। बोलो 1 बाय, अरे बोल यार। तो ये तो x हो गया और बेटा ये y हो गया, तो ये स्लोप नहीं हो गया? तो स्लोप किसका ज्यादा? वहां ग्राफ में देखो b का, स्लोप ऑफ b इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ a। और बेटा एक बात बताओ, यहां देखो क्या लिखा हुआ? कैरिंग दी सेम चार्ज, कैरिंग दी सेम चार्ज। तो h अपॉन रूट 2mb क्यू इज ग्रेटर देन h अपॉन, ये आ गया। बस मास ही तो चेंज करना है आपको स्लोप में, चार्ज तो सेम है बेटा, सब कुछ कट जाएगा तो ये उधर चला जाएगा। तो फाइनली एम ए किससे ज्यादा आ जाएगा? एम बी। तो बताओ किसका स्मॉलर मास है बेटा? बी का। बी हैव स्मॉलर मास। बी का स्मॉलर मास होगा। अरे बोल यार, नहीं आया? कितनों को सही आ गया समझ में?
बताओ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है? अरे है, किसी स्कूल में आया ये क्वेश्चन? चलो किसी स्कूल, आपके स्कूल में आया? चलो, बी हैव स्मॉलर मास। चलो, ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी के साथ ये है ग्राफ, पहले काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन देखो, H अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के साथ ये ग्राफ आएगा, H अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा। काइनेटिक एनर्जी नीचे है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, चले आगे। तो ये नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट। अब नाइन्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है ही नहीं नाइन्थ का। अच्छा, सेकंड पार्ट नीचे आ गया, ठीक है। टेंथ देखो बेटा, देखो टेंथ क्वेश्चन पढ़ो। ए प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन आर एक्सेलरेटेड। A proton and deuteron are accelerated through the same accelerating potential. Which one of the two has greater value of de Broglie wavelength, less momentum? चलो बेटा, फर्स्ट पार्ट पहले लैम्डा का फॉर्मूला बोलो बेटा, H अपॉन √2m Q इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में। अब बताओ बेटा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा? सेम। अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पहले इनका रेशियो ले लें एक बार। प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन है ना बेटा, तो जब इनका रेशियो लोगे कचरा वगैरह सब कट जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन। प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन। डन है? हाँ जी बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन एज इट इज, चार्ज ऑन प्रोटॉन E। ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है बेटा? ड्यूट्रॉन का मास डबल प्रोटॉन से, और चार्ज बेटा सेम E होता है। ड्यूट्रॉन पे चार्ज उतना ही होता है। फिर बेटा कचरा कट जाएगा, 1 अपॉन 1 बाय √2। तो बेटा √2 से मल्टीप्लाई कर दे, √2:1। तो किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी बेटा? प्रोटॉन की। प्रोटॉन हैव ग्रेटर वेवलेंथ। प्रोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा होगी। प्रोटॉन हैव ग्रेटर वेवलेंथ। प्रोटॉन हैव ग्रेटर वेवलेंथ। अरे बोल यार, प्रोटॉन हैव ग्रेटर वेवलेंथ। डन है? सेकंड पार्ट मोमेंटम के बारे में पूछा हुआ है। अब मोमेंटम के लिए बेटा देखो, लैम्डा क्या होता है? h/p, और p क्या हो जाएगा बेटा? h/ लैम्डा। तो मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब बताओ वेवलेंथ किसकी ज्यादा है बेटा? प्रोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा है, तो प्रोटॉन का मोमेंटम क्या हो जाएगा? कम। सीधी सी बात है। लैम्डा h/p, तो p h/ लैम्डा। लैम्डा के इनवर्सली लैम्डा जिसका ज्यादा, उसका मोमेंटम कम। नहीं आया? बोल भारत माता की। लक पतला बलोरी होते। तो बेटा प्रोटॉन ठीक है।
अरे अच्छे से समझ आया? जैसे ये रेशो कैसे लेते हैं, कचरा कैसे कटता है, समझ में आ गया ना? जैसे H2V सेम है तो ये गया, है ना? किस तरह से लिखा? चलो बेटा